नमस्कार। आप देख रहे हैं DW समाचार और मैं पंकज कुमार। आज हमारी खास मुलाकात की बातचीत के लिए जो मेहमान हैं, इन्हें किसी परिचय का मोहताज नहीं, कांग्रेस बिहार प्रदेश प्रवक्ता शिशिर कौंडिल जी हैं। इनसे जानेंगे कि वर्तमान में भारतीय राजनीति में कांग्रेस का क्या रोल है और वर्तमान राजनीति कहां जा रही है। भाजपा के वादे 400 पार, उसमें कितना दम है और आखिर मोदी के सामने इंडिया गठबंधन कहां तक टिक रहा है। यह सारी चीज़ें इनसे आज जानकारी मिलेगी। यह वर्तमान राजनीति पर बहुत अच्छी और इनका जो बयान होता है वो बेहतर रहता है और राजनीति के समझ के बराबर रहता है, ताकि लोगों को समझ में आए। सबसे पहले तो स्वागत है हमें समय देने के लिए आपका। थैंक यू पंकज जी। सबसे पहला सवाल आप ये बताइए, आपके पूरा बिहार घूम रहे हैं या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में भी जा रहे हैं, क्या माहौल है अभी वर्तमान राजनीति का? देखिए, बेसिकली आप मंझे हुए जर्नलिस्ट हैं और ज़िले को देख रहे हैं, अलग अलग जगहों पर भी आप जा ही रहे होंगे। जो स्थिति है वर्तमान में, वो कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं दिख रहा है। दूसरी बात मैं ये भी आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो इतना ज़्यादा डरा हुआ है और स्केयर्ड फीलिंग में है कि आप देखिए ना, प्रधानमंत्री जी को रोड शो करना पड़ रहा है और तरह तरह की बयानबाजी से आपको समझ में आ जाएगा पंकज जी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में बेहद डरी हुई है और जो जनता है वो इनका जो जुमला है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लोग जुमला पाठ करते हैं और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री, बताइए ना कि 10 वर्षों का इनका कार्यकाल है, 2014 से लेकर के और 2024 अभी है, यानी चुनाव लड़ रहे हैं। 19 में भर भर करके बिहार में जो है वो बिहार की जनता ने इनको सीटों को देने का काम किया। आपको पता है 2019 में इनको 40 में से 39 सीटें बिहार में मिली थी। और आप समझ लीजिए, मैं 2-3 बातें बहुत ही आपको बताऊंगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली नवादा में पहले चरण का जो चुनाव था, उससे पहले विवेक ठाकुर जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी चुनाव प्रचार में आए थे नरेंद्र भाई मोदी। उससे याद कीजिए 2014 का चुनाव, जब गिरिराज सिंह वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, तो बारसलीगंज में बंद है एक चीनी मिल, बहुत बड़ी चीनी मिल है, वो बंद है। मगध क्षेत्र का इलाका है पूरा जो है वो। तो वहाँ पे पता है प्रधानमंत्री जी ने क्या बयान दिया था? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस चीन, जैसे बेसिकली क्या है ना कि 1200 लेबर्स उसमें काम करते हैं, जो वर्कर्स हैं खास तौर से, और आसपास का जो इलाका है किसानों का, वो सैकड़ों किसानों को लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा 2014 के चुनाव में पंकज जी कि हम जब हमारी सरकार आएगी तो इस बंद पड़ी चीनी मिल को खोलेंगे और इसी की चीनी का चाय हम पिएंगे। दैट वाज द स्टेटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन क्या हुआ? 2019 खत्म हो गया, 2024 खत्म हो गया और स्थिति ढाक के 3 पात से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और तो और, आप जहानाबाद के हैं, याद कीजिए 2014 के चुनाव में क्या हुआ था। जहानाबाद के एरोड्राम में उनका कार्यक्रम हुआ था, आपको याद होगा। क्या कहा था उन्होंने? प्रधानमंत्री जी को किसी ने कहा कि इस इलाके में दलहन की खेती बड़ी अच्छी होती है, तो उन्होंने कहा कि भाई इस मगध क्षेत्र में दलहन की बड़ी अच्छी खेती होती है, इसीलिए दलहन की एडवांस प्रोसेसिंग यूनिट इस क्षेत्र में हम लगाएंगे। क्या हुआ? आज 10 वर्षों के कार्यकाल में सब कुछ एज इट इज चल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। और तो और विडंबना इस बात की है कि जब मान्यवर गृह मंत्री जी बड़ोदरा जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, तो वहाँ पे इनका जो भाषण होता है, आप उसका भाषण सुनिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि गुजरात में एशिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हम लाएंगे, सबसे बड़ी कंपनी यहाँ लगाएंगे। लेकिन जब बिहार आते हैं वही गृह मंत्री जी, जो अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े लीडर हैं, क्या कहते हैं पंकज जी? 5 किलो अनाज, यानी बिहार वासियों के लिए उनकी झोली में 5 किलो अनाज है और गुजरात वासियों के लिए वो सबसे बड़ी एशिया की इंडस्ट्रीज लगवा रही हैं।
ये दोहरा मानदंड और उनका जो जुमला है बेसिकली किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी आंख में आंख डाल करके झूठ बोलते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से कि क्या इस देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं? क्या इस देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं जो इस प्रकार से जनता के बीच वादे करते हैं? तो कुल मिलाकर के जनता उनके इन जुमलों को समझ चुकी है, झूठ को पकड़ चुकी है और इस बात का जवाब 2024 के चुनाव में जनता देने वाली है। पंकज जी, जनता लगातार प्रधानमंत्री को सुन रही है, उनका समर्थन कर रही है। आप बिहार पे बात किए, 2019 में 40 में से 39 सीट एनडीए गठबंधन को मिला। इस बार का भी जो चुनावी समीकरण है उसमें देखने के लिए इस बार भाजपा का नारा है बिहार संगे मोदी संग बिहार, अब की 40 में 40 हमार। तो इसमें एक चीज़ नजर आती है कि कांग्रेस को बिहार में आप कहाँ देखते हैं? कांग्रेस बिहार में कहाँ मजबूत है? कांग्रेस के जो नेता थे जैसे पप्पू यादव को टिकट नहीं मिल पाया, चुनाव में खड़ा हुए लेकिन वहाँ पर उनका टिकट नहीं मिल पाया, बेचारे लड़ना पड़ा उनको निर्दलीय। बिहार में कांग्रेस का एक चेहरा, युवा चेहरा कन्हैया कुमार को बिहार से बाहर भेज दिया गया। यानी कांग्रेस यहां बिल्कुल कहा जाए कि बैकफुट पे चली गई है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को मिल रहा है। देखिए, कांग्रेस बड़ी पार्टी है पंकज जी, और बिहार में कहीं से भी कांग्रेस बैकफुट पे नहीं है। कांग्रेस बेसिकली भारतीय जनता पार्टी जो है ना, उस प्रकार आप देखिए ना, कांग्रेस पार्टी का जो भी एलआई रहा है, आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए पुराना, तो कांग्रेस पार्टी का जो एलआई रहा है, कांग्रेस पार्टी उसके साथ वेल बिहेव्ड रहती है, उसके साथ उसको सम्मान करती है उसका, ठीक है ना। उस और एक देखिए, कोई भी गठबंधन अगर होता है तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है सो देख लीजिए, क्या हुआ था 2020 में। आप देखिए ना, अभी 2024 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ चेक एंड बैलेंस का खेल खेलती है। क्या किया? चिराग पासवान को आगे करके 2020 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, और नीतीश कुमार जी को 113-14 सीट 2010 में था उनका, समेट करके 43 पे ला दिया। और कुल मिलाकर के आप देखिए ना, उपेंद्र कुशवाहा जी, पवन सिंह जी किसके थे? आसनसोल से किसको टिकट दिया था? भाजपा जनता पार्टी ने। अभी पवन सिंह जी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और वो किसको डैमेज कर रहे हैं? इस बात को समझिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र जो है वो सस्पिशियस है, ये जनता समझ चुकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है अपने सहयोगियों का सम्मान करती है और हर तरह, भाई देखिए, पप्पू यादव जी या कन्हैया कुमार जी, ये देश और स्टेट नहीं ना है, देश ने इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर बाय द वे कहीं ना कहीं पप्पू यादव जी को थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ा तो, और या कांग्रेस पार्टी को उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ा, तो पप्पू यादव जी को वेट करना चाहिए था। कांग्रेस उनको पे करती, उन्हीं की वाइफ को ना छत्तीसगढ़ से बनाया कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा सांसद। तो आप वेट तो कीजिए। इस प्रकार का एम्पेसेंट हो करके और राजनीतिक स्टेप लेना ये कहीं से भी उचित नहीं होता है। और कांग्रेस पार्टी चूंकि एक एलआई में है, एक गठबंधन में है, इसीलिए वो उसका सम्मान करती है और फिर आगे देखेंगे किसी हिसाब से कैसे होता है। आपको नहीं लगता है शिशिर जी कि जो राजद के साथ गठबंधन और राजद के जंगल राज की छवि कांग्रेस को कहीं ना कहीं बिहार में काफ़ी डेंट करती है? और इस बार तो ऐसा माना जाता है कि जो 9 टिकट बंटे हैं कांग्रेस का, लालू जी की गोद में बैठकर बांटे गए हैं, ऐसा माहौल होता है, लोगों का ऐसा भी कहना है। देखिए, क्या है कि ये सब बातें केवल कहने की हैं। अब आप जरा बताइए, लालू जी की गोद में बैठ कर के, भाई लालू जी हमारे एलआई पार्टनर हैं ये बिहार में, तो लाजमी सी बात है, और सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में उनकी, तो लाजमी सी बात है कि हमारा समन्वय उनके साथ होगा। हम कोऑर्डिनेशन करने जीतन राम मांझी जी के साथ नहीं जाएंगे, हम कोऑर्डिनेशन तो लालू प्रसाद जी के साथ ही करेंगे ना, कांग्रेस पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन करेगी। और दूसरी बात यह है कि तारिक अनवर जिनको कटिहार से टिकट मिला, मोहम्मद जावेद जिनको किशनगंज से टिकट मिला, अजीत शर्मा जिनको भागलपुर से टिकट मिला, इन लोगों का कभी जुड़ाव रहा है क्या आरजेडी के साथ? कौन इस तरह की बातें, बेवकूफ़ी भरी बातें करता है? मैं तो ये कह रहा हूँ, आप अखिलेश जी के पुत्र की बात, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र लड़ रहे हैं महाराजगंज से चुनाव, क्या जुड़ाव रहा है उनका आरजेडी से? महेश्वर हजारी के पुत्र लड़ रहे हैं। क्योंकि लालू यादव ने कहा था कि अखिलेश प्रसाद सिंह को राज्यसभा हमने भेजा। भाई सवाल क्या है, देखिए, राज्यसभा लालू जी ने भेजा, ऐसा कोई मसला नहीं है। राज्यसभा, भाई राज्यसभा का कैलकुलेशन था ना,
22 एमपीज पे एक राज्यसभा सीट्स का निर्धारण था। 22 एमएलएज पे जो है वो निर्धारण था एक राज्यसभा सीट का, 19 कांग्रेस पार्टी के साथ था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कितना सेक्रीफाइस किया, सो समझ लीजिए। आप अगर देखेंगे तो जब उसके जस्ट बाद जो एमएलसी के चुनाव हुए, तो एमएलसी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने तो सेक्रीफाइस किया। कांग्रेस पार्टी की हिस्सेदारी बनती थी ना, 16 ही एमएलए पे एक एमएलसी थे ना, 16 और भी कम, मतलब हमको लगा 14 से 16 के आसपास जो है, और कांग्रेस पार्टी के पास तो 19 एमएलए थे। तो देखिए क्या है ना, संबंध दोनों, ताली दोनों हाथ से बजती है ना, एक तरफ से नहीं बजती। इसीलिए कहीं भाई हम अगर हमारे वो एलआई पार्टनर हैं तो हम उनकी भी भावनाओं का सम्मान करेंगे और हमारी भावनाओं का भी वो सम्मान करेंगे। और कोई भी अलायंस अगर बनता है पंकज जी, तो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बनता है, ठीक है ना। तो उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इंडिया अलायंस जो है वो अभी शिखर तक पहुंच रहा है। आप देखिएगा 2024 में हम लोग सरकार बनाएंगे। आपको बिहार चुनाव पर आपसे एक हम आंकड़ा लेना चाहते हैं कि इस बार कितना देख रहे हैं, 40 में से इंडिया गठबंधन कितना सीट ला रही है? हम तो 40 में 40 जीत रहे हैं। नहीं, वो तो खैर आप कांग्रेस ऐसे जो आंकड़ा धरातल पे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है केवल कहने की बात थोड़े, हम तो कह रहे हैं कि हम 40 में 40 सीटों पे जो है उनको परास्त करने वाले हैं। बाकी जब लड़ाई होती है तो लड़ाई में एक प्रकार की स्थिति होती है, ठीक है ना। और अभी आप देख रहे होंगे जो वोट की व्यवस्था दिख रही है बूथों पर या अलग अलग जगहों पर, आप देखिए ना क्या स्थिति है। हर जगह 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं ना, चौथे चरण का चुनाव कल है। अब इन 3 चरणों के चुनाव में जो वोटरों का मिजाज है, जिस प्रकार से निकल करके लोग वोट दे रहे हैं, और कौन लोग हैं वो जो निकल के वोट दे रहे हैं और कौन लोग हैं वो जो वोट देने नहीं जा रहे हैं, इस बात को समझिए। मिजाज जनता का जो है वो लोगों के बीच में है। पत्रकारों ने तो नब्ज समझ लिया है जनता का कि क्या है, और इस बात पे चर्चा होने लगी है हर जगह, नेशनल से लेकर के स्टेट लेवल तक के जो मीडिया हाउसेज हैं उसमें चर्चा होती है। आपके यहाँ भी चर्चा होती होगी, ठीक है ना। तो आप तो इन बातों को देख रहे हैं पूरी तरह। बिहार से मेरा एक और आखिरी सवाल रहेगा कि जहानाबाद से आप बिलोंग करते हैं, जहानाबाद आते रहते हैं। जहानाबाद लोकसभा में आप देख रहे हो कि जो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनका लगातार विरोध हो रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी से लोगों में एक डर का माहौल है। ऐसा लग रहा है कि अराजकता फैल जाएगी। तो और इसी बीच 2 भूमिहार भी खड़े हैं, एक बीएसपी से अरुण कुमार पूर्व सांसद हैं, एक भूमिहार नेता आशुतोष जी खड़े हैं। आपको क्या लग रहा है जहानाबाद का लोकसभा चुनाव किस ओर जा रहा है? देखिए, जहानाबाद के भी लोकसभा चुनाव में स्पष्ट है कि जो चुनाव इस बार हो रहा है, 1 जून को यहाँ पे चुनाव है, अंतिम चरण है, और उसमें महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनको ठीक ठाक बढ़त है। और याद कीजिए ज़रा वो दौर जब वो चुनाव यहाँ से जीत भी, वहाँ सांसद रह चुके हैं वो, ठीक है ना। तो जब वो उनका दौर था, तब जब सांसद थे जहानाबाद में, तो क्या अराजकता फैल गई थी उस दौरान? क्या हो गया था जहानाबाद में? कुछ स्पेशल हो गया था? भूमिहार समाज को थोड़ा डर का माहौल ऐसा रहता है। डर किस बात का? हम भी भूमिहार समाज से आते हैं, मुझे गर्व है कि मैं भूमिहार हूँ, लेकिन इसका हमें तो कोई डर नहीं है। किस बात का डर? किसका डर? और किस स्थिति में डर? कौन सा डर? हमें तो किसी चीज़ का डर नहीं है। कौन डरा देगा हमको यहाँ? और यहाँ जहानाबाद में किसकी औकात की भूमिहारों को डरा देगा? किसी की हिम्मत है भूमिहारों को डराने की? यहाँ आपको लगता है एक भूमिहार यहाँ डर जाएगा? जहानाबाद क्रांति की धरती रही है, और जहानाबाद से आप समझिए ना कि एक नक्सलवाद जो पनपा, तो नक्सलवाद को कुचलने वाला जो जिला रहा, कौन रहा? कहाँ नक्सलवाद का अंत हुआ, खात्मा हुआ? वो जहानाबाद की धरती है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ कोई डरा देगा, और किसने खात्मा किया ये भी समझ लीजिए। तो इसीलिए यहाँ कोई भूमिहारों को डरा देगा, ये क्वाइट इम्पॉसिबल। और कोई जीते कोई हारे, कोई डरा करके यहाँ भूमिहारों को नहीं रख सकता, ये बिल्कुल बेमानी सवाल है। और मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि यहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव निकाल रहे हैं, और ठीक ठाक बढ़त से चुनाव निकाल रहे हैं। अच्छा, ये जो 2 खड़े हैं बीच में, एक डॉक्टर अरुण कुमार बीएसपी से, एक आशुतोष कुमार, इन दोनों के राजनीतिक भविष्य पर आपकी एक टिप्पणी चाहते हैं? देखिए, अरुण कुमार तो शिखर पे थे, और अरुण जी जो है वो अभी भी सम्माननीय हैं। उन्होंने जो काम किया है समाज के लिए वो बड़ा ही सराहनीय है। और आशुतोष कौन है ये मैं जानता नहीं हूँ उनको, ना उनका मैंने कोई राजनीति में चर्चा सुनी है, ना कोई सामाजिक स्तर पर कोई बहुत बड़े उपलब्धि वाले व्यक्तित्व रहे हों, कोई उन्होंने समाज के लिए बहुत माइलस्टोन क्रिएट किया हो, ऐसा मैंने कभी न सुना और न जाना।
और कौन है आशुतोष, मैं तो उनको पहचानता भी नहीं हूँ, जानता भी नहीं हूँ। आप ही लोग से सुन रहे हैं कि आशुतोष हैं कोई, तो वैसे तो कई सारे कैंडिडेट, कोई सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर थे वो भी आके चुनाव लड़ रहे हैं, कोई दीपक हैं, सुनने में आया, अखबारों में मैंने देखा राधा स्वामी सत्संग के वो भी आके चुनाव लड़े। तो चुनाव तो भाई, चुनाव में जैसे देखिए क्या है ना कि कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एक व्यक्तित्व जिसका सोसाइटी में कहीं ना कहीं योगदान रहा है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में ही हो, सामाजिक क्षेत्र में ही हो, वो जब व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसकी चर्चा होती है। अब चुनाव लड़ने का तो कोई चुनाव जा आकर के लड़ जाए जहानाबाद से, कोई छपरा से लड़ जाए, कोई महाराजगंज से लड़ जाए, तो किसका क्या है भाई, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है, उसमें तो कोई किसी के बारे में चर्चा करने का विषय नहीं है। हाँ, अरुण जी का जो राजनीतिक व्यक्तित्व है वो बड़ा है, यहाँ से 2 बार सांसद रहे, उसके बाद MLC भी थे, ठीक है ना, और उनका एक मतलब उनको ज़िले में एक पहचान है उनकी, उनको लोग जानते हैं, उनका एक कद रहा है। तो इसीलिए अरुण जी अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो देश, ये ज़िले की जनता जो है वो उसको उस बात से समझ रही होगी कि कौन सीरियस कैंडिडेट है। लेकिन अब अरुण जी के साथ किसी और को लगा दीजिए, किसी तीसरे को लगा दीजिए, वो कहीं से भी जो है वो उचित नहीं है। ये सब शिगुफा है, और लड़ाई जो है वो महागठबंधन के साथ किसी भी उम्मीदवार की नहीं है। महागठबंधन यहाँ क्लीन स्वीप पे है। दिल्ली के सिंहासन उत्तर प्रदेश होके जाती है, और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का अमेठी छोड़कर जाना कांग्रेस को एक बहुत बड़ा डेंट कर रहा है। लोगों के मन में है, भाजपा बार बार सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी भाग गए, अमेठी छोड़ दिए। इसका क्या आप देखते हैं, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा इस चीज़ को कि राहुल गांधी को अमेठी छोड़कर जाना? स्मृति ईरानी लगातार हमलावर है उन पर। देखिए बेसिकली क्या है ना कि ये भारतीय जनता पार्टी परमानेंट जो है वो अपना नैरेटिव सेट करती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है सो देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी जो बिसात बिछाती है उस पे भाजपा खेल रही है। अभी की राजनीतिक स्थिति यही है। और जो चुनाव में जो स्थिति बन रही है, देखिए ना क्या हो रहा है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश में है। और मैं आपको बताता हूं पंकज जी कि अमेठी से जो केएल शर्मा उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के, वो रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीतेंगे। और बगल की रायबरेली सीट पे जो है वो राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ भी आप उसका परिणाम देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के इस बार जो हवाई भाजपा के लोग हैं वो उनको पता चल जाएगा, स्मृति ईरानी जी को ही पता चल जाएगा और नरेंद्र भाई मोदी जी को ही पता चल जाएगा। प्रियंका गांधी का चुनाव न लड़ना, क्या इस बात की ओर इशारा है कि कांग्रेस पार्टी प्रियंका को बढ़ाना नहीं चाहती है, या फिर राहुल गांधी के दावेदारी को लेकर कोई संशय है? अरे सब लोग चुनाव ही लड़ेंगे क्या? माता जी चलेंगे राज्यसभा में, भाई चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा की। अब सारा परिवार जो है जब चुनाव ही लड़ेगा तो चुनाव लड़ाने वाला कोई रहना चाहिए ना। कौन लड़ाएगा चुनाव? सवाल क्या है कि कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी का कद बहुत बड़ा है, वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, कोई छोटे मोटे पद पे नहीं है, और उनको पूरी पार्टी देखना है, ठीक है ना, और पूरा हिंदुस्तान देखना है। तो इसीलिए कमोबेश ये सब छोटी बातें करना, ये भाजपा वाले ये सब करते हैं छोटी मोटी बातें, कहीं से ये हल्की बात जो है वो हम लोग करने की स्थिति में नहीं है पंकज जी। हम लोग जो है वो सीरियस बात करते हैं, एक सीरियस पॉलिटिशियन होने के नाते। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा। अरविंद केजरीवाल जेल से 21 दिन की उनको जमानत मिली है, उनके आते उन्होंने दिल्ली की हवा बदल दी, न्यूज़ मीडिया में वो छाए हुए हैं और पूरी तरह से वो इंडिया गठबंधन के सेंटर बन गए हैं। तो क्या कहीं राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट भी नहीं आया है केजरीवाल को जेल से छूटने का? कहीं राहुल गांधी के दिमाग में यह डर चल रहा है कि प्रमुख विपक्षी नेता केजरीवाल बन रहे हैं, धीरे धीरे वो उनकी जगह ले रहे हैं, कांग्रेस को हटा के दिल्ली में आ गए, पंजाब में आ गए, और आज मीडिया में अगर विपक्ष की चर्चा हो रही है तो वो केजरीवाल की हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि जो राहुल गांधी का जो अपना प्रभाव है कि इंडिया गठबंधन के मेन लीडर हैं, क्या केजरीवाल उसको डेंट कर रहे हैं? देखिए, केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के सहयोगी हैं, वो कांग्रेस पार्टी में नहीं। सहयोगी शशि जी, पंजाब में तो अलग लड़ रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए ना, कांग्रेस पार्टी भाई दिल्ली ऑरिजिन कहाँ है आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी का ऑरिजिन दिल्ली है, और दिल्ली में अब देखिए हमारे सहयोगी हैं, वो हम लोग साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और वो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं। तो कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल जी आए हैं और दिल्ली में उनका प्रभाव है, तो उस अपने प्रभाव का इस्तेमाल जो है इंडिया गठबंधन के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। और राहुल गांधी जी देश के लीडर हैं। राहुल गांधी जी आप जो है आप देखिए ना
कि राहुल गांधी जी को केवल दिल्ली पंजाब के वो लीडर नहीं ना हैं, राहुल गांधी जी पूरे देश के लीडर हैं। अभी आडवाणी जी ने भी बयान दिया, कितना बड़ा बयान दिया है, देखिए ना आप, कि देश और देश के नायक हैं राहुल गांधी। तो कुल मिलाकर के जो अरविंद केजरीवाल, आप देखिए ना, अरविंद केजरीवाल जी कई बार मंच साझा कर चुके हैं राहुल जी के साथ, आपने भी देखा। इसीलिए उस रूप में जो है वो देखना, ये मतलब मुझे लगता है कि क्या इस देश की पत्रकारिता भाजपा के नैरेटिव पे काम कर रही है, इसको कहीं न कहीं से बदलना। देखिए, पत्रकारिता की धारा जो है पंकज जी 2014 से पहले हमेशा सत्ता के विपरीत रही है, याद कीजिए, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इसका। तो पत्रकारिता को, उस धारा को बरकरार रखना चाहिए। इस तरह से केवल बीजेपी ने जो नैरेटिव सेट कर दिया उस पर हम अपना काम करना शुरू कर दें, थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। आप ऑब्जेक्टिव हो, आप सोसाइटी के जज हो, तो उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिविटी में काम करना बेहतर होता है पंकज। अच्छा, कल केजरीवाल ने कहा कि 2 माह के बाद जैसे ही चुनाव अगर भाजपा जीतेगी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साइड कर दिया जाएगा, जैसे शिवराज जी को कर दिया गया, वसुंधरा राजे को कर दिया गया। आप एज ए कांग्रेस लीडर इस बयान को कैसे देखते हैं? कोई चुनावी शिगुफा है या फिर बहुत बड़ी इंस्विंगर डाल दी है केजरीवाल ने? देखिए, बेसिकली क्या है कि ये उनकी पार्टी का इंटरनल मसला है भाजपा का, और भाजपा का तो चरित्र ही रहा है। वहाँ तो 4 लोगों का कॉकस है और उन 4 लोगों में बेहद इनसिक्योरिटी है इंटरनल। तो वो उस इनसिक्योरिटी में वो फंसे हुए हैं। उसमें आपको पता है, इसी के पहले जो चुनाव विधानसभा का भी जो हुआ 2022 में, और वहाँ पे क्या ये लोग चाह रहे थे क्या कि योगी जी मुख्यमंत्री बने? तो कुल मिलाकर के इन लोगों का अपना राजनीतिक इंटरनल मसला है और उसको लेकर के जो है वो लोग काम करते हैं, उनकी अपनी इनसिक्योरिटी है, इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब आपसे एक आखिरी कमेंट रहेगा कि इस बार इंडिया गठबंधन 500 में कितने सीटों पर आ रही है, और आप उसी में आप देश और बिहार के जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कल लोक चुनाव भी है तीसरे चरण का। जी, देखिए, इस देश में हम 300 सीटों पे चुनाव जीत रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार इस देश में बनेगी, और ये फिरका प्रस्त ताकत को इंडिया गठबंधन उखाड़ फेंकेगा इस देश से, ये तय मानिए पंकज। कल वोटरों के लिए जो वोट देने जाएंगे उनके लिए आपके द्वारा कोई संदेश? बेसिकली हम चाहेंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, किसी भी पार्टी, किसी भी उम्मीदवार के समर्थक हों, वो ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बाहर निकलें और अपना मताधिकार का प्रयोग बूथ पर जाकर के करें। ये आपके अपने लिए, खुद के प्रगति के लिए, आपके ज़िले की प्रगति के लिए, आपके देश की प्रगति के लिए सरकार चुनने का सवाल है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, हम ये अपील करना चाहेंगे देश की जनता से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अभी सुन रहे थे बिहार कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिल जी को। इन्होंने बिहार, जहानाबाद और देश के जो अभी तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं इस पर अपने विचार रखी। हम आगे भी आपसे किन्हीं खास मेहमान के साथ यूँ ही बातचीत करेंगे। लिए तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए DW समाचार।